वेलकम टू कुंडली ज्ञान पार्ट 5। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भलो। अभी तक हमने कुंडली में जाना कि डिग्री क्या होती है, दृष्टि क्या होती है, डिग्री क्या होती है, प्लैनेट्स कौन से होते हैं, उनकी राशि कौन सी होती है, उनके साथी कौन से होते हैं, मतलब मित्र कौन से होते हैं और शत्रु कौन होते हैं, न्यूट्रल बॉडीज़ कौन होती हैं, कौन किसके अंदर कितना बल है। अब ये बेसिक्स हमने जान लिए हैं। अब काम ये है कि हम लोग अगर चार्ट्स को एनालाइज करेंगे सीखते सीखते, तो हम लोग धीरे धीरे कर कर चार्ट्स एनालाइज करना सीख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक लग्न चार्ट पेश कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली में कैसे देखें कि किसी भी दंपत्ति को या किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या उनमें प्रॉब्लम होगी कि क्या होगी। तो चाइल्ड बर्थ पे आज हम केवल चर्चा करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो चाइल्ड बर्थ में हमें कौन कौन से घर देखने चाहिए। नंबर 1 जो कि मेन घर है चिल्ड्रन बर्थ का, वो है 5th हाउस। 5th हाउस को हमको देखना है। अगर 5th हाउस किसी भी तरीके से डिलैपिडेटेड, एफ्लिक्टेड या कोई भी प्रॉब्लम में है, तो आप ये जानिए कि बच्चा होना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। मैं भगवान नहीं हूँ, पर कैलकुलेशंस कर कर और ध्यान से जो भी मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चाइल्ड बर्थ के लिए हमें नंबर 1 5th हाउस देखना है, दूसरा हमें देखना है 4th हाउस, तीसरा हमें देखना है 8th हाउस, और चौथा हमें देखना है आपका 11th हाउस। और एक हाउस और जो कि हम कंसिडरेशन में लेते हैं वो है 2nd हाउस। ठीक है, तो 2nd हाउस हम क्यों देखेंगे? 2nd हाउस से हम देखते हैं फैमिली मेंबर्स, क्या फैमिली मेंबर्स में वृद्धि हो रही है। ठीक है, 4th हाउस में हम देखते हैं मदर के ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। मदर मतलब मून, चौथा घर अगर पीड़ित होगा तो सुख होगा ही नहीं। जब सुख नहीं होगा तो फिर चाइल्ड बर्थ का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चाइल्ड बर्थ से बच्चा पैदा होगा तभी तो सुखी होगा आदमी। 5th हाउस राजा का हाउस है, सूर्य का हाउस। तो अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, ठीक ठाक पोजीशन में है, तब तो ठीक है। लेकिन सूर्य भी अपनी ख़राब पोजीशंस में है, 8th हाउस में है, पीड़ित है, तो फिर बच्चा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका 8th हाउस। 8th हाउस इज डेथ हाउस, कि 8th हाउस में तो नहीं कहीं 5th हाउस पहुंच गया है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आपका 11th हाउस, मतलब आपका भाग्य क्या कह रहा है, आपका भाग्य क्या कहता है बताइए। तो ये भाग्य आपका अगर साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। अब इस केस में ये फीमेल चार्ट है जो मेरे सामने है। इसके अंदर आप देखिए कि जो 5th हाउस है उसके अंदर गुरु बैठे हुए हैं अतिचारी होके, मतलब वक्री गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु वक्री बैठे हुए हैं तो वो कभी जाएंगे 4th हाउस में, फिर आएंगे 5th हाउस में। एक सूत्र आप देख लीजिए, ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये सूत्र पहचानते जाइए। अगर ये आपको दिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। जब भी 5th हाउस में राहु या गुरु आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब आप लोग कहेंगे कि आपने तो बोला था कि गुरु सूर्य के मित्र हैं, और गुरु जी जो हैं अगर सूर्य के घर में आ गए हैं तो फिर क्यों बच्चा नहीं देंगे? तब तो वो ज़रूर बच्चा देंगे क्योंकि उनके मित्र हैं। पर यहाँ पे गुरु एक्सेप्शन है। जब भी गुरु यहाँ पर आ रहे हैं तो आप समझिए कि पंडित जी आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो बच्चा पैदा करें। वो कहेंगे भाई मैं बच्चा क्यों पैदा करूँ, मैं अपना पूजा पाठ में मस्त हूँ, भगवान में मस्त हूँ, बच्चा उच्चा तुम देखो, प्रेम प्रसंग तुम देखो, क्योंकि बच्चा तो होगा प्रेम से, लव से। जो पंडित जी नहीं करेंगे वो तो पूजा करेंगे, वो भगवान की भक्ति करेंगे। इस घर में जब वो भक्ति करेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? बच्चा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस केस में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8th हाउस में 2nd हाउस आ गया। अब 2nd हाउस के अंदर जो है वो फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब इनके फैमिली मेंबर्स कम हो रहे हैं, मतलब कि फैमिली मेंबर्स डेथ हाउस में बैठे हुए हैं, तो फैमिली बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि डेथ हाउस में बैठी हुई है। हालांकि जब 2nd हाउस
अपनी दृष्टि 8th हाउस, 8 जहाँ लिखा हुआ है सेकंड हाउस पे, वहाँ 8th लिखा हुआ है ना, देखिए। तो इसका मतलब कि इनकी फैमिली बढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 8th हाउस में, ठीक। अब उसके बाद हम 11th हाउस देखते हैं। 11th हाउस में मतलब जो भी ग्रह होता है वो अपना प्रभाव देता ही देता है। अब 5वें घर के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, 5वें घर के साथ सूर्य बैठे हैं, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। सूर्य अपनी ही घर के साथ अपनी दुश्मन राशि के घर में बैठे हुए हैं और दुश्मन राशि सूर्य के घर में बैठी हुई है, मतलब एक्सचेंज ऑफ राशि हो गया है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि शनि भगवान न सूर्य भगवान को छेड़ेंगे और न सूर्य भगवान शनि भगवान के घर को छेड़ेंगे। तो इस केस में 11th हाउस जो है वो ये बोलता है कि बच्चे होने के चांसेस हैं और इस फीमेल के प्रेम प्रसंग तो 100% होने ही होने हैं और जो भी जिससे भी ये प्रेम करेंगी वो राजा के समान होगा, बहुत ही भाग्यशाली होगा। और इस जातक के बच्चे वो भी सूर्य के समान तेजस्वी होंगे, बड़ा नाम करने वाले होंगे और काफ़ी मैच्योर होंगे। अर्ली एज से ही वो अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखेंगे, जैसे मैच्योरिटी आएगी वो माँ का बेधड़क ख्याल रखेंगे। अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि इसी फीमेल चार्ट को जब हम इसका नवांश चार्ट देखते हैं, नवांश चार्ट शादी के बाद जब शादी हो जाती है तब उसके बाद देखना चाहिए। वैसे लोग देखते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, देखना भी चाहिए खैर, क्योंकि अगर जो नवांश चार्ट में है और वही लग्न चार्ट में तो फिर वो वर्गोत्तम कुंडली या वर्गोत्तम ग्रह हो जाते हैं, तब वो 100% रिजल्ट देते हैं। अब आपने पिछले चार्ट में देखा कि 5th हाउस इनका 11th हाउस में और अब इस केस में 5th हाउस इनका 8th हाउस में आ गया, ठीक। तो शादी के पश्चात, शादी के पहले तो इनका जो चांस था वो ये था कि इनको 4 ग्रहों में से एक ही ग्रह जो है, जो भाग्य भाव था, वो सपोर्ट कर रहा था बच्चों के लिए। पर अब इस केस में इनके बच्चे गुप्त हो गए, इनके लव रिलेशंस भी गुप्त हो गए। अब बच्चा होना बहुत ही मुश्किल है, देखिए, क्योंकि 5th हाउस 8th हाउस में, ठीक है। और अब आप देखिए कि जब 5th हाउस 8th हाउस में है और इनके जो 5th हाउस में है वो गुरु बैठा हुआ है। पहले तो वो अतिचारी था, तो वो एक चांस था कि वो बच्चे दे सकता था, पर शादी के पश्चात इस जातक के बच्चे होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल है कि इनका बच्चा हो। अब इसके पश्चात मैं इसी फीमेल के हस्बैंड की कुंडली आपको दिखाता हूँ। इस कुंडली में आप 4th हाउस देखिए, वहाँ मंगल बैठे हैं जो नीच के हैं। तो पहली बात तो चौथा घर एफ्लिक्टेड हो गया है नवांश चार्ट में, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे एफ्लिक्शन आ गया। अब नंबर 2 और चंद्रमा इनके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्रमा एक वीक ग्रह है। अगर मान लो इनको बच्चा होता भी है तो इनको लड़की होगी, लड़के होने के चांस इस जातक के बहुत ही कम है। पर यहाँ 5th हाउस फिर एफ्लिक्ट हो गया और 5th हाउस बैठा है 8th हाउस में। बच्चे बचेंगे नहीं, इनके बच्चे बचेंगे नहीं। अब इनकी फीमेल जो पार्टनर है उनकी भी नवांश कुंडली में आपने देखा कि 5th हाउस जो है वो पहुंच गया है 8th हाउस में। जब 5th हाउस 8th हाउस में पहुंच गया है तो इसका मतलब बच्चों के बचने के चांस बहुत ही कम है, इनके बच्चे होने नहीं चाहिए। और दूसरी बात, नवांश चार्ट में दोनों ही हस्बैंड वाइफ की कुंडली में 8th हाउस इनके 11th हाउस में पहुंच गया है। अब इनका 11th हाउस भी एफ्लिक्ट हो गया, खराब हो गया, डेथ हाउस पहुंच गया है 11th हाउस में। कुंडली के अंदर चार जो हाउस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। 3 जो सबसे बेकार हाउस होते हैं, जहाँ पे कोई भी ग्रह आता है तो प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो होता है 6th, 8th एंड 12th। इसके अलावा जो 3rd हाउस होता है वो 50-50% चांस होता है, वो आधा समय दौड़ाता रहता है व्यर्थ में, फिर उसके बाद रिजल्ट देता है। अब बच्चों की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि इसमें 5th हाउस एफ्लिक्ट हो गया है। अब इसी जातक की जन्म कुंडली भी हम एनालाइज करते हैं।
जब हम जातक की जन्म कुंडली एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि 5th हाउस इनका ऑलरेडी 8th हाउस में है, क्योंकि ये 10 नंबर वाले की कुंडली है। तो 5th हाउस नवांश में भी उसी तरीके से है और लग्न कुंडली में भी वैसे ही है। तो इसका मतलब कि एक तरीके से आप ये समझिए 4th हाउस भी इनका एफ्लिक्टेड है, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, वो 4th हाउस को खराब कर रहा है। उच्च का सूर्य है, तेज है, इसका मतलब इनके बच्चे जो हैं केतु, वे जलकर खाक हो जाएंगे या वो बचेंगे नहीं। तो ये था मेरा अध्ययन। जिनके कुंडली में बच्चे होना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।